जब हम डाउरी की डिमांड और क्रुएल्टी के केसेस के मिसयूज की बात करते हैं तो आजकल एक तरीके का मिसयूज और देखने को मिलता है। एक तो अगर किसी भी तरीके से महिला कुछ दिन पहले या उसके आसपास घटना के प्रेग्नेंट हुई है तो भले ही उसका मिसकैरेज किसी और रीजन से हुआ हो, लेकिन यह आरोप भी लगा दिया जाता है कि पति या ससुराल के लोगों के द्वारा मारपीट करने से मिसकैरेज हो गया। दूसरा यह भी मिसयूज देखने को मिलता है कि देवर, जेठ, इवन ससुर के अगेंस्ट भी छेड़छाड़, यहां तक कि दुष्कर्म की घटना के आरोप भी लगा दिए जाते हैं। इसको लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट भी दिए जाते रहते हैं। उन तमाम फैसलों को लेकर के भी मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूं उन फैसलों पर। अगर आप उन वीडियोस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आई बटन में मेरे 498A की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल में उन वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि जेन्युइन केसेस इस तरीके के नहीं होते। निश्चित तौर पर अभी भी महिलाओं के साथ डाउरी की डिमांड की जाती है, डाउरी की डिमांड को लेकर के क्रुएल्टी की जाती है, और जहां तक छेड़छाड़ का सवाल है तो इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं। और जो मिसयूज का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस नैरेटिव की वजह से जो जेन्युइन केसेस हैं उनको भी डाउट की नजर से देखा जाने लगा है, और यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कही है। खैर साथियों, आज इसी तरीके का एक मामला जो अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, उस फैसले के बारे में भी इसी तरीके के फैक्ट थे और इसी तरीके की बातें कही गई। एक बात अक्सर आती है 498 आईपीसी यानी 85 बीएनएस के केसेस को लेकर के कि जनरल एलिगेशन और स्पेसिफिक एलिगेशंस। तो ये जो केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का, इसमें जनरल एलिगेशन और स्पेसिफिक एलिगेशंस में एक माइनर लाइन खींचने की बात कही है हाई कोर्ट ने। तो साथियों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में कलकत्ता हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस मामले में भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के केसेस का जिक्र किया है, खास आरोप और समान आरोपों को अलग अलग तरीके से बताया है और बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश दिया गया है। इससे पहले कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले की बात करें, सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ में इस केस के फैक्ट पर एक नजर डालते हैं। इस मामले में शादी के लगभग 12 वर्षों के बाद डिस्प्यूट हो जाता है और महिला घर छोड़कर चली जाती है। जुड़वा बेटियां भी होती हैं दाम्पत्य संबंधों में रहने के दौरान। घर छोड़कर जाने के कुछ समय के बाद एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है जिसमें 1 लाख रुपया कार खरीदने के लिए मांग करने का आरोप लगाया जाता है, और यह मांग पूरी ना होने पर ससुराल से मारपीट करके निकाल देने का आरोप लगाया जाता है। और एफआईआर 498A आईपीसी 406, 506, दफा 34 इंडियन पेनल कोड और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें हस्बैंड और देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और देवर के ऊपर नशे में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया जाता है। एफआईआर के बाद विवेचना होती है। विवेचना के बाद आरोप सही पाए जाते हैं, चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद हस्बैंड और देवर दोनों की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में 498A और 406 और 506 आईपीसी के तहत जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसकी चार्जशीट को चैलेंज किया जाता है 482 सीआरपीसी यानी 528 बीएनएसएस के तहत, और इंटायर चार्जशीट को क्वैश कराने की याचना की जाती है। तो देखते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष किस तरीके का आर्गुमेंट होता है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं कोर्ट के द्वारा, और फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। दोस्तों, जो मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा इसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस उदय कुमार के द्वारा की जा रही थी। कोर्ट ने एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि खास आरोपों यानी स्पेसिफिक आरोप और दूसरे सदस्यों के खिलाफ अस्पष्ट आरोप, एम्बिगुअस जो आरोप होते हैं, उनके बीच में एक लाइन खींचना जरूरी है। कोर्ट ने दोहराया कि क्रिमिनल कार्रवाई का इस्तेमाल रिश्तेदारों को पूरी तरह फंसाने के लिए होने से रोकना चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का इस्तेमाल सिर्फ रिश्तेदारों को पूरी तरह फंसाने के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कही कि जो महिला को कानूनी सुरक्षा मिली है उसके बीच में, प्लस
ससुराल वालों को जबरदस्ती ना फंसाया जाए, ज्यादा सजा ना दिलाई जाए, इसके बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है। ये बहुत ही टेक्निकल बातें कही कोर्ट ने, और ये सब बातें कहते हुए कोर्ट ने कहा, हालांकि यहां पर हस्बैंड की ओर से आर्गुमेंट किया गया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, वैवाहिक घर। हस्बैंड ने कहा कि उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा दाखिल किया है, उसको भी वो नहीं, अपने वैवाहिक दायित्वों को भी नहीं निभा रही है। इसी के साथ यह भी कहा कि जब हमने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा दाखिल कर दिया, उसके बाद काउंटर ब्लास्ट में 498 की एफआईआर की, और इस तरीके का आर्गुमेंट करते हुए, यह तर्क देते हुए चार्जशीट को क्वैश करने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों तरफ का डिटेल आर्गुमेंट सुना और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद मटेरियल की जांच की। सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया, प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य। कहकशां कौसर, प्रीति गुप्ता, मैंने दोनों फैसलों पर डिटेल वीडियो बनाया था, आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अस्पष्ट आरोपों के जरिए शादी के झगड़ों में परिवार के सभी सदस्यों की घसीटने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अस्पष्ट आरोप लगाकर, यानी जनरल एलिगेशन लगाकर परिवार के सभी सदस्यों को घसीटने की प्रवृत्ति बढ़ी है। हाँ दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि वो तमाम लोग, हस्बैंड के भाई लोग जिनकी शादी हो जाती है, बाहर जॉब कर रहे होते हैं, बहनें जिनकी शादियां हो जाती है, अपने ससुराल में रह रही होती हैं, जब विवाद ज्यादा बढ़ता है तो उनको भी आरोपी बना दिया जाता है। तो कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की और चेतावनी देते हुए कहा कि क्रिमिनल लायबिलिटी एक्ट बेस्ड होनी चाहिए, ना कि स्टेटस बेस्ड। महत्वपूर्ण बात है, एक्ट बेस्ड होना चाहिए, ना कि स्टेटस बेस्ड। और रिश्तेदारों को खास खुले कामों की गैर मौजूदगी में ट्रायल से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब बिना स्पेसिफिक आरोप के रिलेटिव्स को ट्रायल फेस करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करते हुए कोर्ट ने पाया कि देवर के खिलाफ जो आरोप हैं वो जर्नल आरोप हैं और ओमनीबस आरोप हैं, जिनमें ना तो तारीख है, ना क्रुएलिटी की अलग अलग स्पेसिफिक एलिगेशन है। मतलब किस तारीख को किस तरीके से क्या क्रुएलिटी की है, कुछ नहीं है। कोर्ट ने पाया कि देवर के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखना प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तो हस्बैंड के खिलाफ तो कार्रवाई को क्वैश करने से मना कर दिया। कोर्ट ने माना कि हस्बैंड के खिलाफ तो स्पेसिफिक एलिगेशन हैं, लेकिन देवर के खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, यह मानते हुए चार्जशीट को क्वैश कर दिया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एक और 498 आईपीसी यानी 85 बीएनएस से संबंधित, बीएनएस की चार्जशीट को क्वैश करने से संबंधित एक फैसले की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेन्यूज।